हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि सिंह राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी के प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में रीडर पद में कार्यरत हूँ। इस आयु संवाद में मैं आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी का और प्रमुख सचिव जी एवं विशेष सचिव जी का, निदेशक आयुर्वेद सेवाएं एस.एन. सिंह सर जी का और निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रोफेसर सुरेश चंद जी का एवं अपने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी का कि जिन्होंने इस मंच पे ये अवसर प्रदान किया मुझे अपना विचार व्यक्त करने के लिए। सबसे पहले मैं इस नए साल में आप लोग को नए साल का जो है बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि पिछला साल बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उथल पुथल रहा, बहुत आशंकाओं भरा रहा। इस साल जो है उस आशंकाओं से जो है उस उथल पुथल से शांति मिले, बहुत ही सबके लिए मंगलदायक हो ये नया 2021। और मेरा चर्चा का विषय है गर्भिणी परिचर्या। गर्भिणी परिचर्या का मतलब ये है कि एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता होती है। अगर नारी ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो स्वस्थ समाज को कैसे निर्मित कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ने ये वरदान केवल एक स्त्री को ही दिया है कि वो एक समाज में एक नए जीवन को उत्पन्न कर सकती है। इसी विषय पे जो है मैं इस टॉपिक में मैं गर्भिणी परिचर्या का टॉपिक ली हूँ, जिससे मैं ये बता सकूँ कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, क्या क्या जो है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब विचार करने के लिए मैं यहाँ पे आज उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जो है, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि उसका संतान जो है उत्तम हो, और हमारे आचार्यों ने हमारी संहिताओं में उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु बहुत से उपाय भी गर्भाधान के पूर्व, गर्भाधान के दौरान और गर्भाधान के पश्चात बहुत सी उपायों का भी वर्णन किया है, जो कि हमारे प्रसूति इन सब से, जैसे कि गर्भ संस्कार हुआ, पुंसवन संस्कार हुआ, इन सब पे रिसर्च वर्क हमारे राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी के बहिरंग विभाग में जो है शुरू हो चुका है। अगर जिस किसी को इस विषय में सलाह मशवरा या जो कुछ भी एडवाइस लेना है, वो हमारे राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी के प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विभाग में आकर के उससे सलाह मशवरा ले सकती हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक जो है गर्भिणी परिचर्या है। उस विषय में मैं ये बताना चाहती हूँ कि गर्भावस्था जो है 9 मास का सतत चलने वाला प्रक्रिया है, इसलिए पूरे गर्भावस्था काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट में, क्योंकि 3 पार्ट, पहले पार्ट में अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, दूसरे पार्ट में जो दूसरे त्रैमास में जो है अलग परेशानियां होती हैं, और तीसरे त्रैमास में जो है अलग परेशानियां होती हैं। इनको ध्यान रखते हुए 3 पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं प्रथम 3 मास का वर्णन करना चाहती हूँ। उसमें हमारी संहिताओं में आचार्यों ने इतने साल पहले 5000 साल पुराने जो है इतना साइंटिफिक वर्णन दिया है, जो कि किसी शास्त्रों में नहीं मिलता है। क्योंकि प्रथम त्रैमास में जो है बहुत उल्टी मिसली या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हर लेडी को होती है। उससे जो है क्या उल्टी मिसली होने की वजह से पेशेंट कुछ खा नहीं पाता है, और उसके वजह से जो है जब उल्टियाँ होती है, उल्टियों की वजह से उसमें जो है जलियांश की कमी हो जाती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने मधुर शीतल द्रव आहार का सेवन करने की विधि बताई है। द्रव आहार का मतलब आज भी हम लोग जब भी एडवाइस करते हैं तो लिक्विड डाइट, प्रथम त्रैमास में जो है लिक्विड डाइट का को एडवाइस करते हैं। लिक्विड डाइट का मतलब ये है कि आप सूप ले सकती हैं, दाल का सूप हो गया, सब्जियों का सूप हो गया, शिकंजी बना, किसी भी तरह से आप लिक्विड फॉर्म में फलों का जूस वगैरह ले सकती हैं, जिससे कि आपके अंदर जो कमी हो रहा है, जलियांश की कमी हो रही है, उसकी भी पूर्ति हो जाए और सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए, और इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। लिक्विड डाइट जो है इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। इसके बाद हमारे आचार्यों ने चौथे मास में बताया है कि क्योंकि चौथे मास में गर्भ में स्थिरता आने लगती है, उल्टी मिसली ख़त्म हो जाती है और स्थिरता आती है, जिसके वजह से जो है बच्चे में मांस धातु की वृद्धि होती है। उसके लिए जो है जंगल मांस का सेवन करने के लिए बताया गया है। और सबसे जो है इसके बाद 5वें 6ठे मास में
ग्रेविड यूट्रस के प्रेशर की वजह से पैरों में सपाट की शिकायत गर्भिणी स्त्री को मिलती है, उसके लिए हमारे आचार्यों ने छठे मास में एक गुक्षरू जो कि मूत्रल डायरेटिक्स होता है। डायरेटिक्स का मतलब ये है कि जो भी एक्सेस जो आपके अंदर जो इडिमा कर रहा है, जो जलियांश ज़्यादा हो चुका है, उसको बाहर निकाल देता है, जिससे कि पादचोप की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है 7वें मास में, क्योंकि 7वें मास का गर्भ जो है वाइबल फीटस माना गया। वाइबल फीटस का मतलब है कि 7वें मास का बच्चा जो है जिंदा रह सकता है, उसमें सारे अंग प्रत्यंगों का निर्माण हो चुका रहता है, केवल डेवलपमेंट ही जो है बाकी रहता है। उसके लिए बृहड़ औषधियों का, जैसे विदारी गंधादि, पृथकपर्णी आदि औषधियों का वर्णन बताया गया है। ये बृहड़ होने के साथ साथ बच्चे को गर्भ को हृष्ट पुष्ट भी करती हैं, इसलिए जो है इन औषधियों का वर्णन 7वें मास में बताया गया है। इसके बाद 8वें और 9वें मास में, 8वें मास में हमारे आचार्यों ने, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर जो है हमारे आंतों पे पड़ता है, गर्भिणी स्त्री के आंतों पे पड़ता है, उससे उसको गर्भ की शिकायत हो जाती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। उससे निजात पाने के लिए हमारे आचार्यों ने बस्ती का प्रयोग बताया है कि बस्ती देने से जो है एक तो कब्ज से भी राहत मिलता है, दूसरा ये है कि वहाँ की मांसपेशियाँ भी सुदृढ़ होती हैं, जो आगे चल कर के जो है सुख प्रसव, जिससे कि सुख प्रसव हो सके। इसी के दौरान उसी मेडिकेटेड ऑयल से जो है 9वें मास में पिचू धारण करने का वर्णन आया है। पिचू का मतलब होता है कि ये कॉटन में वो मेडिकेटेड ऑयल को करके गौच में लपेट करके जो है वेजाइनल कैनाल में रखते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइनल कैनाल की जो एसिडिटी होती है बढ़ जाती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं। तो उपसर्ग जो प्रसवावस्था के समय, जो प्रसव होने के समय जो है उपसर्ग न हो सके, उसको रोकने के लिए ये जो है टैम्पून की विधि बताई गई है हमारे आचार्य। तो ये जो है हमारे आचार्यों ने हमारी संहिताओं में जो वर्णन दिया, बहुत ही साइंटिफिक और विस्तृत वर्णन दिया है, कि जिससे कि एक सुख प्रसव करने में किसी भी लेडी को, किसी भी गर्भिणी को जो है परेशानी न हो और सुख प्रसव हो सके। इसके अलावा गर्भिणी परिचर्या में टॉपिक चुनने का मेरा मकसद ये था कि कोई भी गर्भिणी स्त्री, क्योंकि मेरे इतने दिनों के प्रैक्टिस में, 20-25 साल की प्रैक्टिस में मुझे ये अनुभव हुआ कि अगर आप उसको जो है, क्योंकि गर्भावस्था 9 मास का सतत प्रोसेस है, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, सेकंड में अलग आते हैं, थर्ड में अलग आते हैं। तो आप लोग जो है, अगर जो है कोई गर्भिणी स्त्री अगर उसकी समुचित देखभाल नहीं कर पा रही है, यानी कि जब उसको समुचित जो है आपके जो लोकल अस्पताल है, जो आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल हो, उसमें नियमित रूप से अगर विजिट नहीं करती हैं या उसकी नहीं अगर दिखा सकती हैं, एंटीनेटल केयर नहीं ले पा रही हैं, तो ये पता ही नहीं चलता है कि कब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कब पैथोलॉजिकल प्रोसेस में चेंजेज हो गया, पता ही नहीं चल पाता। जब पैथोलॉजी में चेंज हो जाता है, उस समय उसका निवारण करना बहुत कठिन हो जाता है और गर्भ और गर्भिणी दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जी, इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये प्रोसेस बताई गई, जो हम लोग बताते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी, अगर प्रेगनेंसी हो गई है, तो पहले ही पीरियड के, पहला मिस्ड पीरियड हुआ, शुरू के 7 महीने मंथली जो है चेकअप कराते रहना चाहिए, महीने वाइज जो है कराना चाहिए। उसके बाद 7 महीने के बाद 15 डेज़ पे उसको चेकअप कराना चाहिए, और जो है 8 महीने के बाद, यानी 8.5 महीने के या 36 हफ्ते के बाद कम से कम वीकली जो है दिखाते रहना चाहिए, जब तक कि प्रसव न हो जाए। इसलिए बताया मैं ये बताने का मकसद ये है कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो परेशानी होती है, यानी प्रथम 3 मास में जैसे एबॉर्शन के प्रोसेस होते हैं, एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 5वें मास जो दूसरे मास में जो होता है, जैसे किसी पेशेंट का, किसी भी गर्भिणी स्त्री में गर्भ किस तरह का है, क्योंकि 5वें मास में हम लोग एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो कि लेवल 2 स्क्रीनिंग होता है। उससे ये पता चलता है कि गर्भ जो है आपका, उसके में कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक आप लोग अस्पताल नहीं आएंगी, तब तक ये बताना मुश्किल है कि गर्भ कैसा है
और गर्भ का पालन पोषण कैसा हो रहा है, गर्भ नियमित रूप से उसका पालन हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए जब अस्पताल में आते हैं तो नियमित ब्लड प्रेशर की चेकिंग होती है, वज़न की चेकिंग होती है, और जो है उसमें कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 मास के बाद गर्भावस्था के दौरान एक परेशानी होती है जिसमें कि ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। उस ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी मरीज़ को मूर्छा आदि की संभावनाएं भी होती है। जब किसी भी लेडी को मूर्छा आने की संभावनाएं हो जाती है, उस समय जो है उस कॉम्प्लिकेशन का निवारण बहुत कठिन हो जाता है, उससे गर्भ और गर्भणी दोनों का नुकसान होने की संभावनाएं होती है। तो मेरा मकसद केवल आप लोग से ये संकल्प के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपने, जो कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपने आसपास के किसी भी अस्पताल में जाके नियमित रूप से चेकअप कराएं, और उसको जो है जो भी डॉक्टर की सलाह हो, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उन सब बातों का ध्यान दें। और इन सब चीज़ों का संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। और ये संकल्प लीजिए कि आज से हम जो भी गर्भवती स्त्री है वो नियमित रूप से अपना जो है चेकअप कराने अस्पताल, हमारे किसी भी अस्पताल में, आपके लोकल जो भी अस्पताल है जाएंगी और नियमित चेकअप लेती रहेंगी, जिससे कि आपका बच्चा एक स्वस्थ समाज में स्वस्थ बच्चा होकर के उत्पन्न हो। धन्यवाद।